नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में स्नान किया और शंकराचार्य से मुलाकात भी की। इस दौरान क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली, बता रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ नगर में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। क्या आम क्या खास, तमाम लोग आस्था की डुबकी लगा रहे, मां गंगा से आशीर्वाद दे रहे। उसी कड़ी में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार, अपने बेटे के साथ संगम नगरी पहुंचे। बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया। उसके बाद वो बाकायदा गंगा स्नान के लिए संगम पहुंचे वीआईपी घाट से। उस वक्त जब उन्हें वो स्नान कर रहे थे तो जूना अखाड़े के जुड़े साधु संत, खासतौर से जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी जी महाराज और भी साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद बाकायदा अक्षय वट पे वो पूजा अर्चना की। उन्होंने अक्षय वट की पूजा अर्चना करने के बाद जो अखाड़े के जुड़े कई साधु संत हैं, शंकराचार्य हैं, उनसे मुलाकात की। वहीं पर उन्होंने भोजन किया। तो कह सकते हैं कि गृह मंत्री से आज बाकायदा एक धार्मिक तरीके से पूरे कार्यक्रमों में शामिल हुए और गंगा के किनारे जो लगा हुआ ये एक महाकुंभ है उसमें शामिल हुए। तो कह सकते हैं कि जिस तरह का आस्था का सैलाब कुंभ नगर में उमड़ रहा है, लगातार भीड़ आ रही है। अब तक 13 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह और भी आम और ख़ास यहाँ पर अतिथि यहाँ पर आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने पूरी 4 चौबंद व्यवस्था कर रखी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। आने वाली 5 फरवरी को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन आज जिस तरह से अमित शाह पहुँचे हैं, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। न सिर्फ खुद, उनका बेटा, उनके परिवार के और सदस्य। तो ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के इस महा आयोजन में उन्होंने भी माँ गंगा से आशीर्वाद दिया और आस्था की डुबकी लगाई। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तैयारियां अंतिम चरण पर थी और उसे भी पूर्ण कर लिया गया है। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। यही वो ग्राउंड है जहां पर जिस ग्राउंड पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। इस ग्राउंड में एसपीजी अपनी कमान यहां पर संभाल ले, यानी किसी प्रकार से बाहर के लोगों को यहां पर आने की अनुमति नहीं है। उसके ठीक सामने आप कह सकते हैं कि ग्राउंड के ठीक सामने ये खेल जो निदेशालय था, ये पीएम ऑफिस यहाँ पर बन चुका है। यानी अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए सेफ हाउस के तौर पर इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक लगातार बैठ के यहाँ पर समीक्षा बैठकें करेंगे। जो विभिन्न प्रदेश में विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे। उसके ठीक सामने आप कह सकते हैं कि यहाँ पार्किंग के बाद उसके बाद यहाँ पर खेल के मैदान हैं, जहाँ पर एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक है, जहाँ पर एथलेटिक प्रतियोगिताएं यहाँ पर होनी है। 7 फरवरी से उन ग्राउंडों में ये प्रतियोगिताएं होंगी। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड पूरी तरीके से इन राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हो चुका है। और जो तैयारियां थी वो तैयारियां अब अंतिम चरण पर पहुंची थी और अब उन सब चीज़ों की समीक्षाएं लगातार हो रही है। और इंतजार सिर्फ 28 जनवरी की उस घड़ी का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। क्योंकि यही खेल उत्तराखंड की दशा दिशार खेल को लेकर जो परिवर्तन होने वाले उसको तय करने जा रहा है। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन क्यों, क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। पंजाब के अमृतसर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक पहले मूर्ति पर हथौड़े चलाता है और फिर उसमें आग लगा देता है। हालांकि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नेता सूबे की आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल को दलित विरोधी बताते हुए पार्टी पर बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संदीप पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि सब केजरीवाल के इशारों पर हुआ है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को तुरंत अमृतसर जाकर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां पर ये घटना हुई इस जगह पर अमृतसर का
मुख्य चौराहा है और वहां के पास एक कोतवाली भी है। जो व्यक्ति अंबेडकर की प्रतिमा को हथौड़े तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ने उसे रोका तक नहीं। आम आदमी पार्टी इस पर चुप है और ये बाबा साहिब का अपमान है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर दिल्ली से है, जहां आप संयोजक और पूर्व सीएम केजरीवाल ने अपनी 15 गारंटियों की लिस्ट जारी की है। क्या है वो गारंटी, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पोस्टर जारी किया। बता दें कि इस पोस्टर के अंदर पक्की गारंटी यानी कि 15 ऐसी योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल ने आज लॉन्च की है। अब देखने होगा कि इन 15 योजनाओं के अंदर क्या क्या है। बता दें कि लगातार कहीं न कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है और चुनावी घोषणाएं लगातार करते जा रहे हैं, ऐसे में जो छात्र हैं, जो स्कूली छात्र हैं, उनको बस के अंदर फ्री सेवा देने की बात कही है। वहीं मेट्रो में 50% की देने की बात कही है। बेरोजगार को रोजगार देने की बात कही है। वहीं पानी की बात करें, जो पानी के बिल जो आए हैं उनको माफ करने की बात कही गई है। वहीं बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीधा जो बीजेपी को घेरा है कि हमारी जो गारंटी होती थी उस गारंटी के शब्द को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हमने इस बार पक्की गारंटी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो भी गारंटी दी जाएगी वो पक्की होगी। यानी कई रोजगार दिए जाएंगे, कई सुविधा देंगी, चाहे वो महिला को 2100 रुपए की बात कही हो, चाहे लाडली की बात कही हो। तो ऐसा देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो 15 योजनाएं हैं वो क्या लागू हो पाएंगी या नहीं होगी। तो दिल्ली को लगातार वो अभी तक काफी योजना दे पाए हैं, लेकिन देखना ये होगा क्योंकि चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दे में सभी पार्टियां नए नए वादे कर रही है, नए नए जो घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन क्या चुनाव होने के बाद क्या आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्या इन बातों को पूरा कर पाएगी? ये तो अब दिल्ली की जनता को ही देखना है कि आने वाले समय में किसको चुनाव किया जाएगा। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती, जो सुविधा ना देना चाहती हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार किसी न किसी दिन, किसी न किसी समय और रोज न रोज अपनी नई नई घोषणाएं दिल्ली वासियों को दे रही है। लेकिन देखा कि दिल्ली की जनता उन पर कितना विश्वास करती है या नहीं करती है, ये तो आने वाला समय होगा। लेकिन पक्की गारंटी इस बार नया शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि उससे पहले गारंटी होती थी, अब पक्की गारंटी है। तो पक्की गारंटी में क्या दिल्ली वासियों को रोजगार मिल पाएगा, क्या सड़कें मिल पाएंगी, या जो शिविर की बात कही गई उसको, क्या जमुना जी की बात करें कि हम जमुना जी साफ करेंगे, ये लगातार बातें होते रही हैं। लेकिन इस बार पक्की गारंटी क्या मोहर अरविंद केजरीवाल ने लगाई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। खबर दिल्ली से है, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर बैठक हुई। क्या कुछ हुआ उस बैठक में, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। वक्फ बिल पर आज जेपीसी की बैठक खत्म हो गई। जेपीसी में सत्ता पक्ष के 22 संशोधन को पारित किया गया, वहीं विपक्ष के सभी संशोधन को अस्वीकार किया गया है। विपक्ष ने 44 संशोधन पेश किए थे, लेकिन उनमें से सभी को अस्वीकार कर दिया गया है। जेपीसी की बैठक में आज भी हंगामा देखने को मिला। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया था। जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति के सदस्यों ने मसौदा विधेयक में 272 विपक्षी सांसदों ने विधेयक पर संशोधन पेश किए। हालांकि संशोधन पेश करने वाले सदस्यों की सूची में भाजपा के किसी भी सहयोगी दल का नाम नहीं। वक्फ संशोधन बिल 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। बैठक में पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीए सांसदों के साथ बैठक की थी और इसको एकजुट रहने की सलाह भी दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में शामिल होकर कई सियासी समीकरण को साधा है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के महाकुंभ स्नान के बाद सियासी जंग छिड़ गई है। कुंभ स्नान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया, तो वहीं स्नान के बाद सपा मीडिया सेल ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को ही नसीहत दे डाली। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, सूर्य प्रताप शाही और ओपी राजभर समेत कई बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। हालांकि सियासी जंग की शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से ही शुरू की गई। इस सियासी जंग को कहीं न कहीं राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। दरअसल कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने बेटे अर्जुन यादव के साथ
महाकुंभ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया, साधु संतों से भेंट किया और साथ ही साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। कुंभ स्नान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया। कहा कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वह नाकाफी है। हरिद्वार के बाद महाकुंभ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई और इस डुबके के बाद सियासी महासंग्राम छिड़ गया है। यह माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और ऐसे में सपा और बीजेपी जिस तरह से आमने सामने हो गई है, वाकई युद्ध शुरू हो गया है। इससे कहीं न कहीं राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अमृतसर में बाबा साहेब की प्रतिमा खंडित करने और संविधान की किताब के पास आग लगाने की घटना की कड़ी निंदा की। क्या कुछ कहा मायावती ने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। मायावती ने पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब की मूर्ति खंडित करने और संविधान की किताब के पास आग लगने की घटना पर नाराजगी जताई है। बसपा चीफ ने आप सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया है और साथ ही साथ इस घटना को शर्मनाक भी बताया है। दरअसल पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी गई। इतना ही नहीं, मूर्ति के पास संविधान की किताब के पास आग भी लगा दी गई, जिसको लेकर बसपा चीफ मायावती का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस घटना की निंदा करते हुए बसपा चीफ मायावती ने एक एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। बसपा चीफ मायावती ने यह भी कहा कि जिस तरीके से 76वें गणतंत्र दिवस पर यह घटना कारित की गई है, यह कहीं न कहीं बड़ी शर्मनाक घटना है। बसपा चीफ मायावती ने यह अपील भी किया कि अब लोग बाबा भीमराव अंबेडकर वाली पार्टी यानी बसपा को ही वोटिंग करें, क्योंकि बसपा ही सच्ची हितैषी दलित और शोषित समाज की है। फिलहाल जिस तरह से अमृतसर में बाबा साहेब की मूर्ति खंडित की गई और इसके बाद संविधान किताब के पास आग लगने की घटना सामने आई है, इसको लेकर दलित समाज में आक्रोश भी व्याप्त है। इन सब के बीच जिस तरह से बसपा चीफ मायावती ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी सरकार को भी घेरा है, इससे कहीं न कहीं सियासी माहौल भी गर्मा गया है। अब देखना यह होगा कि बसपा चीफ मायावती की मांग का असर कितना दिखता है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर बहराइच से है, जहां कलेक्ट्रेट में लोधेश्वर सेना धरने पर बैठ गई, लेकिन क्यों, क्या कुछ है, खबर बता रहे हमारे सहयोगी महेश चंद्र। लोधेश्वर समाज की जो पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश ने यहाँ पर धरना दिया है। धरना देने का कारण ये है कि लोधी समाज के एक व्यक्ति प्यारे लाल के ऊपर, जो कि बौंडी थाना क्षेत्र के औलियापुर मूसेपुर पट्टी का रहने वाला है, उसके ऊपर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमे में उसको फंसाए जाने को लेकर जो लोधी समाज है वो आक्रोशित हुआ है। उसने बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में स्थित धरना स्थल पर धरना देकर उसको मुकदमे में फंसाए जाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि क्योंकि प्यारे लाल एक सादा व्यक्ति है और उसको गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए लोधी समाज पार्टी ने आज बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन भी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र गुप्ता।
खबर हापुड़ से है, जहां चाइनीज मांझे के चलते एक युवक की जान खतरे में आ गई। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां चाइनीज मांझा आए दिन नए नए हादसों को न्योता दे रहा है। आपको बता दें, चाइनीज मांझे के चलते रिजवान नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है रिजवान बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गंदू नगला का रहने वाला था और हापुड़ में एक प्राइवेट लैब पर जॉब किया करता था। जॉब करने के बाद जब रिजवान अपने घर वापस जा रहा था, जैसे ही NH 9 पर सिंबावली थाना क्षेत्र के हरोड़ा मोड़ पर पहुंचा, तभी वहां चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और रिजवान इतनी बुरी तरह चाइनीज मांझे से घायल हुआ है कि उसकी गर्दन पर 20 से 22 टाँके आए हैं। फिलहाल रिजवान को उपचार के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है रिजवान बाइक से अपने घर लौट रहा था और चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। आपको बता दें, चाइनीज मांझे पर पूरी तरह बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उसके बाद भी हापुड़ में चोरी छुपे चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। यदि इस हादसे के चलते रिजवान की जान चली जाती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता। हापुड़ प्रशासन को चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन चोरी छुपे चाइनीज मांझा बेचने का सिलसिला अब भी हापुड़ में बादस्तूर जारी है। देखने वाली बात होगी कब तक प्रशासन सख्ती के साथ चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई करता है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी ने 2 जिलों में जिला अध्यक्षों के नाम पर मुहर लगाई है। कहां से किसके नाम पर मुहर लगी है, बता रही हमारी सहयोगी ज्योति गुप्ता। लगातार संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं उसका दौर चल रहा है। पहले मंडल अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी बाकी है। जहां मंडल अध्यक्ष की कुछ लिस्ट जारी हो चुकी है और कुछ पर रोक लगा दी गई है, वहीं जिला अध्यक्षों को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। करीब 5 जिलों में बीजेपी द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है और आज वहीं 2 जिलों में और बीजेपी द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कोटा से राकेश जैन के नाम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मोहर लगाई है। वहीं बात करें नागौर से रामधन पौटलिया के नाम पर भी सहमति बनी है और आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन नामों की घोषणा करी है। बता दें 31 जनवरी तक ये जो जिला अध्यक्ष है उनके कंप्लीट होने के चांसेस बताए गए हैं और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 31 जनवरी तक इन नामों को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जहां तक है जिला अध्यक्ष की लिस्ट पूरी हो जाएगी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के जो चुनाव है वो होने हैं और उसको जारी की जाएगी। जिस प्रकार इस बार संगठन में 1 महीने की लगातार देरी हो रही है, उसका कारण जो इस बार संगठन में नियुक्तियां हो रही है वो पूरे नियमों से करवाई गई है। इस बार अगर मंडल अध्यक्षों की बात की जाए तो 35 से 45 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। वहीं जिला अध्यक्षों की बात करें तो 45 से 60 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। इसी वजह से भी दांवपेच फंसते हुए नजर आए हैं और नामों में देरी हो रही है। वहीं बात की जाए और कुछ जो रूल्स है वो भी इसमें आड़े आ रहे हैं। जहां तक 2 बार लगातार अध्यक्ष रह चुका है उसको अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि लगातार जो विधायक और मंत्री है उनके दबाव के कारण भी इस लिस्ट में देरी होना बताया जा रहा है। ज्योति गुप्ता, इंडिया वॉइस। खबर झांसी से है, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज आए दिन किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। अब क्या कुछ नया बवाल है, बता रहे हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। कॉलेज आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। आपको बताते चलें कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर गार्डों द्वारा कुछ लोगों पर लाठी डंडे बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 24 तारीख की रात्रि की है, जिस समय एक नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके परिजन जो है वो भड़क जाते हैं और डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही करने का और समय से इलाज ना देने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद बहसा-बहसी और गहमा गहमी ज़्यादा बढ़ जाती है और देखते ही देखते उनकी स्टाफ से बढ़त हो जाती है, जिसको देख जो इमरजेंसी के बाहर गार्ड्स खड़े हुए थे उन्होंने तीवरदारों के ऊपर लाठी डंडों से उनके ऊपर चलाना शुरू कर दिए, जिसको लेकर अब प्रधानाचार्य द्वारा टीम गठित कर दी गई है और इसकी पूरी जांच की जा रही है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल मंदिर में मुर्दाबाद के नारे लगे और विंध्याचल धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर बवाल हो गया। क्या कुछ हुआ उसके बाद बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश कुमार।
विंध्याचल में मंदिर के पास में आए दिन कोई न कोई बवाल होता रहता है। बता दें कि नवरात्रि में अक्सर बवाल होता है दर्शनार्थियों के साथ, कभी कभी पुरोहितों के साथ, कभी पुलिस वालों के साथ। इस बार 2025 में 26 जनवरी का दिन यानी कल था। कल के बता दें कि इसमें कुंभ मेले की भीड़ बहुत तेजी से जा रही है। कुछ यात्री लोग और कुछ दर्शनार्थी लोग बनारसी होते हुए मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के धाम पर आते हैं दर्शन करने के लिए। बता दें कल के दिन में का भारी भरकम भीड़ थी। भीड़ होने के बाद बता दें कुछ वाद विवाद इतने बढ़ गए कि वहां पर पुरोहित और पुलिस के बीच में नोकझोंक होने लगी, धक्का मुक्की होने लगी। उसी में बात इतना बढ़ गया कि वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर पूरे मंदिर में जमावड़ा लगा दिए। अब बात इतनी भी कि इतनी आगे बढ़ चुकी कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और बता दें कि जो है कि मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस से पुरोहित के बीच में वीआईपी दर्शन को लेते। खबर रायबरेली से है, जहां प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त कर दी गई। लेकिन क्यों, क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। प्रयागराज को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन 6 दिनों के लिए निरस्त कर दी गई है। हालांकि जो प्रयागराज जाने वाले वंदे भारत से यात्री थे उनमें कहीं न कहीं खलबली देखने को जरूर मिली है, लेकिन कारण क्या है इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार लगभग आधे दर्जन ट्रेनों की सौगात दी गई थी कि नई ट्रेनें परों पर चलाई जाएंगी और श्रद्धालु उससे संगम तट तक पहुंचकर गंगा स्नान करेंगे। तो ऐसे में वंदे भारत ट्रेन के निरस्त होने के बाद कहीं न कहीं रायबरेली के श्रद्धालुओं में खलबली देखने को मिल रही है। हालांकि आज ही इस पूरे मामले की अलर्ट जारी की गई है। बता दें कि गोरखपुर से चलते हुए रायबरेली के रास्ते होकर प्रयागराज जाने वाली ये वंदे भारत ट्रेन निरस्त कर दी गई है। लेकिन खबर देहरादून से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर के विधायक उमेश कुमार के मामले में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। रुड़की में जिस तरीके से दो विधायकों के अंदर जंग छिड़ी है, उस जंग को देखते हुए पुलिस ने दोनों ही विधायकों को, यानी कि एक पूर्व विधायक जो कि चैंपियन है और दूसरे वर्तमान विधायक उमेश कुमार, दोनों को ही हिरासत में लिया था और जिसके बाद आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। और देखेगा कि वहीं जो न्यायिक हिरासत में कहीं ना कहीं चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो उमेश शर्मा को जमानत दे दी गई है। और अब देखिएगा कि इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है और लगातार उत्तराखंड के अंदर जो सियासत है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की है और साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड के अंदर इस तरह का रवैया, जो गोलीबारी रुड़की के अंदर की गई है, एक विधायक के ऊपर गोलीबारी चलाई गई है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं चैंपियन। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।